हे दोस्तों, के रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है द ट्रैप्ड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत चीन के शहरी इलाके से होती है जहाँ एक महिला अपने ऑफिस और जा रही होती है। वह अपने आसपास की चीजों से अनजान अपने फोन पर खुशी खुशी बात कर रही होती है। तभी दो नकाबपोश आदमी कहीं से आ जाते हैं और उसे अपनी कार में जबरन बिठा लेते हैं। फिर वे उसे एक अनजान जगह पर ले जाते हैं जो किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी जैसी लगती है। सीन अचानक बदल जाता है और एक न्यूज स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां देर रात इंटरव्यू हो रहा होता है। आज रात के गेस्ट रेन जिहाओ है जो एक फेमस प्रेजेंटर और एक सुपर हिट शो 24 आवर चलाते हैं जो कि मिस्टीरियस क्रिमिनल केसेस के इर्द गिर्द घूमता है, जहां प्रेजेंटर रेन सबूतों की जांच करता है और असली अपराधी को उजागर करने की कोशिश करता है। इंटरव्यू के दौरान रेन से पूछा जाता है क्या उसे कभी सच्चाई का पीछा न करने के लिए धमकाया गया है। वो बताता है कि उसे पहले भी कई बार धमकी दी गई है, लेकिन वह न्याय और सच्चाई के लिए लड़ते रहने का वादा करता। सप्ताह बीतते जाते हैं और रेन को अपने शो 24 आवर के लिए लगातार प्रशंसा मिलती रहती। लेकिन जैसे जैसे शो हर बीतते एपिसोड के साथ बड़ा होता जाता है, स्पॉन्सर्स के साथ उसकी अनबन होने लगती। अंत में वह नौकरी छोड़ देता है और अपने साथी जियाक्साओ के साथ स्क्रीम नामक एक नए प्रोजेक्ट को लीड करने का फैसला करता। नेक्स्ट सीन में जिस महिला का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था वह समुद्र के किनारे एक खौफनाक जगह में जागती है। वह खुद को एक तरह के इंडस्ट्रियल रूम में पाती है जबकि उसका बायां पैर बिस्तर से बंधा हुआ है। कुछ मिनटों की बेतहाशा कोशिश के बाद जंजीर को जोड़ने वाला हुक खुल जाता है जिससे उसका पैर खुल जाता है। फिर वह पास से एक कुल्हाड़ी उठाती है और दरवाजे पर जोर से मारती है। इससे दरवाजा टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर भागती है उसे एक गंदे रास्ते के आखिर में एक बंद दरवाजा मिलता है। इस बीच रेन और उसका क्रू एक वीरान बिल्डिंग में है और वन मर्डर मिस्ट्री एपिसोड को शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वह अपनी सेक्रेटरी जियाक्साओ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत उसके पास जाता है। पहुंचने पर रेन एक आदमी को दर्द में झुका हुआ देखकर चौंक जाता है। उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और उसका चेहरा पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ है, जिससे टीम चिंतित हो जाती है। इसलिए वे तुरंत उस आदमी को पास के अस्पताल ले जाते हैं। इसके तुरंत बाद लोकल पुलिस मामले को संभालने के लिए अस्पताल पहुंचती है। जब वे जियाक्साओ का बयान रिकॉर्ड करते हैं, रेन इमरजेंसी रूम में उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है। उस आदमी ने गंभीर आग का सामना किया होता है और रिपोर्टर उससे पूछता है कि मेडिकल एड क्यों नहीं ली। कई मीडिया हाउसेस से जुड़े होने के कारण रेन वादा करता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वह केवल सच्ची कहानी सुनना चाहता है। वह उसके हाथ पर एक एंजल विंग का टैटू भी देखता है और इसके बारे में पूछता है, हालांकि वह आदमी एक भी शब्द नहीं बोलता। निराश होकर रेन उसे अकेला छोड़ देता है और बाहर आता है जहां एक ऑफिसर जियाक्साओ के सिग्नेचर ले रहा होता और पता चलता है कि वो ऑफिसर कॉलेज से रेन का पुराना दोस्त अमन है। उस रात रेन और उसके असिस्टेंट्स अपना नया ऑफिस सेट कर रहे थे जब अचानक उन्हें प्रोप बॉक्स में उनके नाम का एक पैकेज मिला। अंदर एक जली हुई डायरी होती है जिसे दोनों पढ़ते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति की डायरी है जो किसी तरह की कैद में फंसा हुआ लगता है। उन्हें पता नहीं होता कि डायरी उस मेडिकल फैसिलिटी से आई है जिसमें किडनैप्ड गर्ल को रखा गया। रेन ने एक पेज के नीचे वूरुक से नाम लिखा हुआ देखा। उसे एक एंजल विंग का एक स्केच भी मिला जो हॉस्पिटल वाले घायल आदमी के टैटू के जैसा था। घबराया हुआ रेन तुरंत अस्पताल पहुंचा और पता चला कि पेशेंट कुछ घंटे पहले अजीब तरीके से गायब हो गया था। अगले दिन वह अपने दोस्त अमन से मिलता है और पूछता है कि ये वूरुक सिंह कौन है। पुलिस वाला बताता है कि वो एक युवा लड़की है जो पुलिस के पास आई थी और उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका किडनैप कर लिया गया और रिवरसाइड प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर नामक एक मानसिक संस्थान में जबरदस्ती रखा गया था। उस जगह में आग लगने और लोगों के मरने के बाद वह वहां से भागने में कामयाब हो जाती। अमन आगे कहता है कि वही एक नर्सिंग होम में मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रही। कुछ दिनों बाद रेन और उसका असिस्टेंट नर्सिंग होम जाते हैं जहां उनकी मुलाकात वो से होती है। वो अभी भी अपने पास्ट के सदमे में है और रेन उससे बातचीत करने के लिए फोर्स भी नहीं करता। इसलिए वह अपना बिजनेस कार्ड छोड़ता है और उससे कहता है कि जब भी उसे अच्छा महसूस हो वह उससे मीटिंग कर सकती है। और बाद में रेन को पता चलता है कि वह बिजनेस टाइकून ली शीन और उसके पहले पति की बेटी है। तलाक के बाद ली शीन ने माली नाम के एक व्यक्ति से शादी की जिसे तब शीन इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। दूसरी ओर वू ने अपने परिवार से दूर साल तक अमेरिका में आर्ट्स की पढ़ाई की। जब उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वह वापस चीन लौट आए, लेकिन वू के लौटने के कुछ ही समय बाद अजीब घटनाओं की एक चेन शुरू होती है। सबसे पहले उसकी मां निधन हो गया और फिर माली अपने घर में मृत पाया गया। माली की मृत्यु के दिन गंभीर रूप
रूप से घायल शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उसने आरोप लगाया कि उसका अपहरण लिया गया और उसे रिवरसाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया था और केवल जिंदा निकली यूसैग्स पुलिस ने बू को उसके सौतेले पिता की हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में उसे एक नर्सिंग होम में रखा गया। कुछ दिन बीते बार फिर वो के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। इस बार एक इंटरोगेशन रूम में वह डायरी निकालता है और पूछता है कि क्या उसने अपने पिता को मारा है। वो तुरंत कहती है नहीं, लेकिन रेन को लगता कि वह कुछ छिपा रही है, इसलिए वह उसकी कहानी आम लोगों तक ले जाने का वादा करता है और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारने का एक मौका देता है। यह सुनने के बाद वह फाइनली बोलने का फैसला कर फिर कहानी पहले सीन में बदल जाती है और ये पता चलता है कि जिस महिला को नकाबपोश लोगों ने अगवा किया था वह कोई और नहीं बल्कि वू रुक सिंह थी। एक बार जब वे उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे व्हील चेयर से बांध देते हैं तो उसे सेंटर के डायरेक्टर विक्टर के पास ले जाया जाता है, जो एक मनोरोगी डॉक्टर है और जिसे अपने मरीजों को दर्द देने में मजा आता है। वह डरावने अंदाज में वू से कहता है कि वे अब उसकी देखभाल करेंगे, उसे बस अपनी दवाइयां खानी है ताकि उसे जल्द से जल्द छुट्टी मिल सके। बाद में लेन नाम का एक पुरुष नर्स, जिसके हाथ पर एक एंजल विंग का टैटू है, वह रोज उसकी दवाओं के साथ उसके सेल में आता है। वह उसे अपनी गोलियां लेने के लिए कहता है, लेकिन जब वह ऐसा करने से इनकार करती है तो वह इसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर लिखना शुरू कर देता है। अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे अपने घर से किसी को बुलाने की विनती करती है। लेन उसे बताता है कि किसी भी मरीज को नुकीली चीजें रखने की अनुमति नहीं है ताकि वह खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने से बच सके। तब पता चलता है कि रिवरसाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर कोई मानसिक संस्था नहीं है, यह एक भूमिगत जेल है जहां अमीर लोग मानसिक बीमारी के बहाने अपने दुश्मनों का अपहरण करने और उन्हें खत्म करने के लिए पैसे देते हैं। सेंटर का डायरेक्टर विक्टर अपने मरीजों को प्रताड़ित करता है और उनके अंगों को काले बाजार। एक दिन लुलू नाम की एक मरीज वू को बताती है कि उसे उसके पति ने यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वह दावा करती है कि केवल एक पागल आदमी है जो उसे इस जेल से बाहर निकलने में मदद कर सकता। लेकिन जब वो पूछती है कि वह कौन है, लुलू किंचुओं के साथ आइसक्रीम खाने की बात करना शुरू कर देती। बैक टू प्रेजेंट, रेन वू के साथ ना पहला इंटरव्यू सेशन फिनिश करता है ताकि वह उसके द्वारा बताई गई घटनाओं की दोबारा जांच कर सके। उस रात उसे और उसके सहायक को पता चलता है कि रिवरसाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर के निदेशक विक्टर वू के सौतेले पिता माली के बिजनेस पार्टनर थे। रिपोर्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि माली ने किसी कारण से अपनी बेटी को केंद्र में भेजा होगा। अगले दिन उसका उसी पूछताछ कक्ष में वू के साथ एक और साक्षात्कार सत्र होता। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो अपनी कोठरी में आलस्य से बैठी होती है, एक दीवार के सहारे टिकी हुई होती है जिसमें एक छोटा सा छेद है। रात के 1 बज रहे हैं और वह लुलू को अपनी कोठरी से बाहर आते हुए सुनती है, जो जाहिर तौर पर उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। अचानक एक हाथ छेद से बाहर आता है और वो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह रेंग कर निकलने में सफल हो जाती। फिर एक गंदा पागल दिखने वाला आदमी उसमें से झांकता है और वू को पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में लुलू बात कर रही थी। हालांकि भयभीत वो छेद के पास जाती है और उसे जोर जोर से थपथपाती है। फिर वह उस आदमी से इस जेल से भागने में मदद करने के लिए कहती और वह उसे अगले दिन बाथरूम में मिलने के लिए कहता है। वह बाथरूम में जाती है जहां वह आदमी उसका इंतजार कर रहा होता। वो तुरंत पूछती है कि इस नरक से कैसे निकला जाए, जिस पर वह जवाब देता है कि विक्टर के ऑफिस में एक बड़ा पाइप है जो यहाँ से बाहर जाता है। पाइप तक पहुँचने के लिए उसे 2 दरवाजे से गुजरना होगा। वह आदमी उसे पहले गेट का पासवर्ड भी बताता है जो निदेशक के कार्यालय की ओर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरे गेट का पासवर्ड पूछ सके वह अजीब तरीके से उसे सूंघना शुरू कर देता है। भयभीत होकर वो उसका कान काट लेती है और वहां से भाग जाती है। वह फिर पहले गेट को पार कर जाती है, लेकिन मेन गेट पर फंस जाती है जो कार्यालय की ओर जाता। इस समय लुलू अपने सेल से बाहर आती है और डायरेक्टर के कार्यालय की ओर चलती है। देखती है कि वो डोर खोलने की कोशिश कर रही होती है। बाद में महिला लगता है कि ये किसी तरह का पासवर्ड है, इसलिए वह इसे कॉपी करने का फैसला कर और जैसे ही वह दरवाजे पर पैटर्न बनाती है, वो खुल जाता है जिससे वह अंदर आ जाती है। वो को फिर एक बड़ा पाइप दिखाई देता है जो ऑफिस से बाहर जा हुआ लगता है। इस समय तक विक्टर और उसके आदमियों को पता चल चुका है कि वो अपने सेल से गायब है और तुरंत उन्हें एहसास होता है कि वह भागने की कोशिश कर रही। डायरेक्टर सीसीटीवी कैमरे की चेक करने के लिए अपने ऑफिस और भागता है और पाइप से भारी सांसों की आवाज सुनता है। वह ढक्कन खोलता है और देखता है कि वो अंदर है और धीरे धीरे खिसक रही है। इससे वे घबरा जाता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। हालांकि
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो बगल वाले सीवेज में भागने में सफल हो जाती है। फिर वह पाइप के दूसरे छोर से रेंगकर बाहर निकलती है और पास के हाईवे पहुंचती है। सौभाग्य से एक पुलिस कार वहां से गुजर रही होती है और वो तुरंत उसकी ओर दौड़ती है। इतनी यातना सहने के बाद उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म और वो पीछे सीट पर जाकर सो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस भी विक्टर के लिए काम करती है और वे वो को वापस पुनर्वास केंद्र ले जाते हैं। वर्तमान में रेन थोड़ी खोजबीन करता है और उसे पता चलता है कि रिवरसाइड पुनर्वास केंद्र का मालिक कोई और नहीं बल्कि माली है। वो की माँ ली शीन उसके पिता के स्वामित्व वाले एक विशाल समूह के 70% शेयरों की वारिस थी और बाकी 80% वो को दिए गए थे। लेकिन माली ये सब अपने लिए चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार डाला और अपनी सौतेली बेटी को पुनर्वास केंद्र भेज दिया। अगले दृश्य में रेन अपने पूर्व बॉस के पास जाता है और उसे कहानी के बारे में बताता है। वह तुरंत ही प्रभावित हो जाती है, इसलिए वह उसे शो के कुछ और एपिसोड बनाने की अनुमति देती है जहां वह वो रुक सिंह के मामले की जांच करेगा। एक हफ्ते बाद पहला एपिसोड स्थानीय टीवी पर प्रसारित होता है और शो बहुत बड़ा हिट साबित होता है। नेटिजन सोशल मीडिया पर इस मामले को फॉलो करते हैं और वो को लोगों का भरपूर समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में माली विक्टर पर वो को भागने देने के लिए नाराज होता है और उसे हमेशा के लिए मार देने का आदेश देता। इससे नर्स लेन, जो कमरे में ही मौजूद होता है, चिंतित हो जाता है, इसलिए वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है जो वो ने अपने रिकॉर्ड में लिखा था। ये नंबर उसके बायोलॉजिकल फादर वेन का निकलता है, जल्द से जल्द आने का वादा करता। अगले सीन में क्रोधित विक्टर अपने आदमियों को वो को ऑपरेटिंग बेड से बांधने का आदेश देता है और उसके अंगों को निकालकर उसे यातना देने की प्लान बनाता है। उसी समय लेन वेन को चुपके से सेंटर में ले जाता है और धीरे धीरे उसे वहां ले जाता है जहां उसकी बेटी बंधी हुई है। साथ में वे उसे खोलने में कामयाब हो जाते हैं और वेन उसे बाहर ले जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें जल्द ही गार्ड खोज लेते हैं। इसके बाद वेन और नर्स लेन को ऑपरेटिंग रूम में बांध दिया जाता है। फिर विक्टर वेन को ऑपरेटिंग टेबल पर खींचता और बिना एनेस्थीसिया के उसका पेट काटना शुरू कर देता है। दूसरी ओर लुलू विक्टर के कमरे में चली जाती है और कई मोमबत्तियां जलाने लगती है। वह गलती से आग लगा देती है जो जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में ले लेती है। ऑपरेटिंग रूम में मौजूद विक्टर और उसके आदमी धुएं को देखते हैं और कार्यालय की ओर दौड़ते हैं। जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है, लुलू लापरवाही से ऑपरेटिंग रूम में पहुंचती है। फिर वह तीनों लोगों को एक बच्चा देने का वादा करने के बाद खोल देती है। लेन एक रास्ता देखता है और अकेले ही भागता है, लेकिन जल्द ही एक जलते हुए दरवाजे के नीचे फंस जाता है। इस समय जलता हुआ विक्टर घटनास्थल पर आता है। वह आक्रामक तरीके से वेन को पकड़ता है और उसे एक जलते हुए कमरे में खींचता है, जबकि वो किसी तरह बच निकलती है। वर्तमान समय में वापस रेन अपने दूसरे एपिसोड में ये सभी घटनाएं दिखाता है। जनता की राय अब वो के समर्थन में है और एक हत्यारे के रूप में उसकी छवि पूरी तरह से फीकी पड़ गई है। कुछ हफ्ते बाद वो को आखिरकार नर्सिंग होम से छुट्टी मिल जाती है। रेन उसे लेने और अलग होने से पहले आखिरी बातचीत करने के लिए वहां आता है। हालांकि वह पूरी यात्रा के दौरान चुप रहती है और उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देती। वे जल्द ही उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वू के अंदर जाने से पहले वह पीछे मुड़ती है, उसे एक पेन देती है और कहती है कि पुनर्वास केंद्र में उसके समय में उन्हें इस तरह की शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करना मना था। अचानक रेन की घंटी बजती है और महसूस करता है कि वो डायरी नहीं लिख सकती थी क्योंकि वह कलम का उपयोग नहीं कर सकती। तिशी अचानक मुंह पर आ जाता है, जो अब अपने कमरे के अंदर अपने कपड़े बदल रही है। जैसे ही वह अपना टॉप उतारती है, उसके पेट पर एक बड़ा निशान देखा जा सकता है। फिर कुछ सीन्स की सीरीज सी असलियत उजागर होती है। ये ली शीन थी जिसे पुनर्वास केंद्र द्वारा जबरन रखा गया था और उसने डायरी लिखी थी। वो ही थी जो अपनी मां को बचाने गई थी जब लेन ने उसे बुलाया था। दुर्भाग्य से वह फंस गई और विक्टर केंद्र में आग लगने से पहले उसका ऑपरेशन कर रहा था। वो, उसकी मां और ऑपरेटिंग रूम से भागने में सफल रहे, लेकिन ली शीन गिरते मलबे में फंस गए और मर गए। लेन, जिसने ली शीन की डायरी छीन ली थी, जिंदा भागने में कामयाब रहा लेकिन गंभीर रूप से जल गया। बाद में उसने रेन और उसकी टीम को पुरानी बिल्डिंग में देखा जब वे अपने नए शो की शूटिंग कर रहे थे। यह लेन ही था जिसने डायरी को प्रोक बॉक्स में छिपा दिया था।
दूसरी ओर वो जलते हुए पुनर्वास केंद्र से बमुश्किल बच निकली और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद खुद को घसीटकर घर ले आई। जैसे ही क्रेडिट रोल होना शुरू होता है, पता चलता है कि वो ने अपने पिता की रिवॉल्वर कैबिनेट से निकाली और उन्हें गोली मार दी।